मैंने बताया था आप लोगों को कल जो है रक्षा नीतियाँ और जो हम डिफेंस के बारे में पढ़ रहे थे, रक्षा तंत्र से संबंधित, रक्षा अध्ययन से संबंधित चीज़ें। अभी और कुछ लोग हैं क्या बात? तो हाँ सर, कारण को जमा कर रहे हैं सर। अच्छा, आ जाने देंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि कल जो कारगिल रक्षा समीक्षा, कारगिल जो युद्ध की जो समीक्षा जो किया था जिन्होंने, वो कौन थे? के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो गठित की गई थी जो समिति, वो समीक्षा समिति, जिन्होंने जो है 1999 में क्या सिफारिश किया था कि रक्षा मामले में बेहतर निर्णय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में संपूर्ण विस्तार की आवश्यकता है। अब इस संपूर्ण विस्तार से आशय यह है कि जैसे सीडीएस का पद, अब आप लोग नोट कर लें इस चीज को, इम्पोर्टेंट है कि सीडीएस के पद की उपलब्धि वाला जो देश है, जिन देशों में सीडीएस पद है, जैसे भारत में सीडीएस का जो पद है, इसी तरह से इटली, फ्रांस, चीन, नोट कर लो, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान, इस तरह की जो कंट्री है, ये क्या है? सीडीएस की उपलब्धि वाले देश, ठीक है। ये कभी कभी आप लोगों से विज्ञान से पूछ सकता है कि भारत के अतिरिक्त कौन कौन से देशों के पास जो है सीडीएस जैसा पद जो है वहां पे किया गया है, संगठित वहां पे सीडीएस का पद है, ठीक है। बाकी लोग और कब आ रहे हो भाई? कितने लोग गए हैं बाहर? बस सर इतने ही लोग। नहीं, पीछे कुछ बैग्स रखे हुए हैं, वो सर उनका ही। काफी लोग हैं। नेक्स्ट डे में बता दीजिएगा, और उससे मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा कि अगर एक दो दिन लेट होता है तो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बिंदुओं में और लिख लीजिएगा, पॉइंट में लिखिएगा आप लोग कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष एक प्रकार का होता है, वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला है, भारत राष्ट्र की रक्षा का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्र की रक्षा का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है, पास है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी इस भूमिका का निर्वहन, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी इस भूमिका का निर्वहन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से
आप लोग जान ही रहे हैं रक्षा मंत्री कौन है इस समय देश के? देश रक्षा मंत्री बताए भाई। राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ऐसा गृह मंत्री। राज्यों के संदर्भ में अगला पॉइंट, राज्यों के संदर्भ में ये देखा जाए तो इस प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं होता है। जैसे राज्यों में भी आप जानते हैं बहुत से मंत्रालय होते हैं, यहाँ तक कि होम अफेयर्स भी होता है, गृह मंत्री भी होते हैं राज्य स्तर के, सुनिएगा समझिएगा, लेकिन रक्षा मंत्री उसका नहीं होता है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री होता है इस तरह का, रक्षा मिनिस्ट्री जो होता है, डिफेंस जो मिनिस्टर होते हैं वो केंद्र स्तर के होते हैं, और केंद्र के स्तर से ही राज्यों की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की ही होती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की जो है जिम्मेदारी ये राज्यों की सुरक्षा की भी होती है, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत ऐसे आए हुए बहुत खबर सुने होंगे कि जैसे होता क्या है कि कहीं भी कोई भी दंगा या किसी प्रकार का उपद्रव कुछ भी होता है तो सीधे इसको जो है उत्तरदायी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, केंद्र की बनती है। वहाँ से बिहार में भी कुछ दंगे हुए हैं हाल ही में हिंदू मुस्लिम से संबंधित, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दिल्ली में जो इससे पहले हुए जो दंगे हुए, कोरोना के आसपास में जो दंगे हुए, और भी मणिपुर में देखिए जो हिंसा हुई मणिपुर में, तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? यहाँ पे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि राज्यों को के साथ साथ केंद्र की भी जो है रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसके पास होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कभी एक ऐसा समय था अभी हाल ही में जो है पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी गए पंजाब में, वहाँ उनको ओवरब्रिज के ऊपर ही जो है रुक कर कुछ ऐसे कार्यकर्ता के रूप में कुछ लोग आके वहाँ पे उनको डिस्टर्ब किए, उसमें जांच बैठाया गया। जांच बैठाने के साथ साथ फिर ये हुआ कि यहाँ पे कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इशारे पे जो है कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ ऐसा आरोप हुआ। तो ये चीज़ें जो है उनके रक्षा जो मंत्री होते हैं उनके पास होता है ये सारी जिम्मेदारियाँ, और दूसरा यह कि केंद्र के पास ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं किसी भी देश अथवा प्रदेश के रक्षा से संबंधित सारी उत्तरदायी, ठीक है ना। पुलिसिंग से लेके और सारी चीज़ें जो है वो सभी जो है क्या होते हैं कि केंद्र के पास सारी व्यवस्था सारी जिम्मेदारी इसकी होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नोट करना चाहें, मंत्रालय हाँ नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय, ठीक है, उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय केवल केंद्रीय स्तर पर ही, रक्षा मंत्रालय केवल केंद्रीय स्तर पर ही होता है, केंद्रीय स्तर पर ही होता है। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बता रहा था, मैं मिसाइल के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कल जो चर्चा मैंने किया था कि मार्ग के आधार पर जो मिसाइल के जो प्रकार हैं, कौन कौन से जो प्रकार हैं, मार्ग के आधार पर जो मिसाइल के प्रकार हैं, मिसाइल में भी दो तरह के मिसाइल होते हैं। मार्ग के आधार पर, मार्ग के आधार पर मिसाइल, मिसाइल दो तरह की मिसाइल यहाँ पे, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है और दूसरा क्रूज। बैलिस्टिक और दूसरा क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आप लोगों ने नाम सुने होंगे बैलिस्टिक और क्रूज के। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं। जनरली भारत में क्या होता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल से ही नाम ज़्यादा सुने हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में जिसमें हमने कल पटना जो खास पृथ्वी आकाश जितने भी पांचों जितने हमने जिक्र किए थे, ज़्यादातर इसमें बैलिस्टिक मिसाइल से ही प्रकार है, इसमें ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल से ही प्रकार है। तो इस तरह से आप लोग क्लासिफिकेशन बनाए, जिस तरह से आप लोग लिखना चाहें इस तरह से, मार्ग के आधार पर मिसाइल और बैलिस्टिक में कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे, कुछ समझेंगे और कुछ लिखेंगे। बैलिस्टिक में क्या है लिखिएगा, पॉइंट पहला बैलिस्टिक में लिखिएगा 8
8,000 से 11,000 किलोमीटर की दूरी, बैलिस्टिक में 8,000 से 11,000 किलोमीटर की दूरी, 8,000 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर की दूरी तक क्या कहता है, मार करने में सक्षम। ये इस टाइप की जो बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल्स है, ये इतने दूरी तक के रेंज में मार करने में सक्षम होती है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट आपको इसमें लिखें, 18 किलोमीटर की ऊंचाई से परवली होता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई से परवली, 18 किलोमीटर की ऊंचाई से परवली प्रोजेक्टाइल परवली होता है। परवलय समझ रहे आप लोग? कौन आप लोग इसे परवलय समझ रहे हैं? परवलय ऊपर ऊंचाई से सब नीचे गिरना। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं परवलय? नहीं समझ रहे? परवलय में होता है प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो होता है, जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे वो जानते हैं। परवलय मीन्स जैसे यहां से अगर दागा जा रहा है मिसाइल, तो इसको इस तरह का पाथ एक मिलता है, इस तरह का पाथ, मतलब जो मिसाइल जा रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह के पाथ अपनाता है। पहले तो क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है, यहाँ ये कभी आपने रस्सी में बांध के कोई पत्थर से घुमाया है जैसे, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए रस्सी में पत्थर बंधा है, आपने घुमाया तो एक बार जब पत्थर सबसे ऊंचाई पे जाता है तो फिर वहां से फ्रीली गिरता है अपने आप से नीचे की तरफ। एक बार आपने अगर घुमाया तेजी से तो ऊपर की तरफ गया, तो जो यहाँ पे हाइट, मैक्सिमम जो हाइट इसका होता है, अधिकतम जो ऊंचाई इसकी होती है वो कहाँ तक होती है, 18 किलोमीटर। क्या होती है, 18। परवली फेंका जाता है इस तरह से, जैसे भाला फेंका जाता है तो 45 के इसमें फेंका जाता है, 45 डिग्री। उससे ये माना जाता है कि जो 45 डिग्री पे जो फेंका जा रहा है ये ज्यादा दूरी अपनाएगा। और जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है लगभग, वो क्या होती है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। जैसे किसी पत्थर को हमने फेंका जोर से तो कैसे जाता है, ऐसे करके जाता है। और एक होता है जो हमने डायरेक्ट सीधा फेंका, सीधा फेंका मतलब सीधा अगर हमने फेंका सरफेस के लगभग समांतर में लगभग फेंका, तो उसकी भी अगर हम बात कभी करेंगे वो लगभग क्रूज किया जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम परवलय की बात कर रहे हैं, तो परवलय में इस तरह से जो हम मोशन देते हैं, जो हम गति जो देते हैं इसको मिसाइल को, तो इस तरह से 45 डिग्री के लगभग उसको देके, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है वायुमंडल में वो 18 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से जहां पर उसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य के ऊपर वह जाकर स्वतंत्र रूप से यह गिरता है। क्या मिसाइल गिरता है, मान लीजिए हम टारगेट है हमारा, तो लक्ष्य के ऊपर जाकर वो स्वतंत्र रूप से गिरता है। अच्छा, लक्ष्य के ऊपर गिरने के पश्चात क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वीय जो बल होता है, उसके आकर्षण से गिरता है, ठीक है ना। इसमें जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, आप लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स में पढ़े हैं और भी साइंस के हाई स्कूल में लगभग कुछ चीजें जो पढ़े हैं, कि जब ये मैक्सिमम होती है ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गति होती है, वेलोसिटी इक्वल टू 0, यहाँ 0 होती है। और इतनी तेजी से वो काम होता है, इतनी तेजी से उसमें मूवमेंट होता है। कभी आपने कड़ाही कैसे नचाया है, या बाल्टी में पानी कैसे नचाया है, या किसी चीज में लोटे या मग में, जैसे आप लोग लोटे में जब पानी भर के और उसको ऐसे जोर से घुमाएंगे तो पानी इसका गिरेगा नहीं नीचे, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि जो उसका पानी का, जैसे लोटे का जो मोशन होता है, जो वो क्या होता है, पानी के साथ ही वही होता है। लेकिन अगर कहीं ला के आप ऐसे ऊपर रोक दिए हाथ को, ठीक है, अगर आप हाथ ऐसे ला के रोक दिए तो पूरा पानी नहीं गिरेगा। तो उसकी जो स्पीड होती है यहाँ से इतनी तेज दी जाती है कि मैक्सिमम हाइट तो आएगा ही,
लेकिन वो क्या करता है, गुरुत्वीय बल के कारण वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। मतलब वो क्या होता है कि धीरे, मतलब आप अगर धीरे से पत्थर फेंको तो कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट पे तक पहुंच के मैक्सिमम ऊंचाई के वो वहीं गिर जाएगा। लेकिन उसमें इतना उस हिसाब से वेलोसिटी दी जाती है, उसकी स्पीड दी जाती है, उसमें वेग दिया जाता है कि मैक्सिमम हाइट के बाद वो फ्रीली स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरता है, आगे जाकर गिरता है, प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है, परवलयिक पथ बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा दूरी तक हम लोग उस पर पार करने में सक्षम होते हैं। तो आपने लिखा 18 किलोमीटर ऊंचाई से परवलयिक होता है। उसके बाद इसमें है, अच्छा ये जो है इसमें लिखेंगे, यह जो पथ होता है ये वर्टिकल मोशन में होता है। ठीक है, यह जो पथ होता है ये वर्टिकल, VTRTICA, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन ही गया कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से फेंका जाता है, तो ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा उसमें वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, तो आपको उसमें करना है कि ऊर्ध्वाधर मोशन करता है, गति करता है। ठीक है ना। और अगर कहा जाए समांतर तो क्या है, समांतर भाई वो वाली चीज होती है जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, सरफेस के समांतर। तो क्या है, सरफेस टू सरफेस यहाँ नहीं कहा जा सकता है, कह भी सकते हो तो अलग चीज है, उसको भी बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हम किस किस लेवल पे फेंकते हैं। जैसे वायु से हवा में, ठीक है, जमीन से हवा में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगराइज हैं, उसको हम कैटेगराइज कराएंगे। इसके बाद एक इसमें सबसे खास चीज ये होता है कि रडार से यह जो है, नोट कर ले आप लोग, रडार तकनीक से या रडार टेक्नोलॉजी से, रडार से इसकी पहचान की जा सकती है तथा शत्रु के द्वारा हवा में ही इसको नष्ट किया जा सकता है। भाई जब रडार से पहचान हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि उसके विपरीत, उसके खिलाफ जो है शत्रु भी क्या करेगा, अपनी तरफ से मिसाइल भेजेगा, तो क्या होगा, बीच में ही उसको टकराएगा और वहीं पे नष्ट कर देगा। ठीक है ना, तो वो लक्ष्य तक नहीं गिर पाएगा, वहीं पे ही रास्ते में ही उसको समाप्त कर देगा। तो रडार टेक्नोलॉजी क्या है, रडार का तो आप लोग नोट करना चाहेंगे, लिख लीजिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिख दे क्या, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक प्रकार का रेडियो किरणें भेजता, तरंग भेजता है और उससे जो है डिटेक्ट करके उस पर पता लगा सकता है किसकी, शत्रु मिसाइल। रेडियो डिटेक्शन है, डिटेक्शन हो गया भैया, डिटेक्शन, डिटेक्शन मीन्स पहचान करना, डिटेक्ट करना। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या लिखा आप लोगों ने, रास्ते में ही समाप्त की जा सकती है शत्रु के द्वारा, क्यों, इसके बाद है ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती हैं। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती हैं। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती हैं। भारत के पास ज्यादातर इसी प्रकार की मिसाइलें हैं। भारत के पास ज्यादातर, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें पूछता है कभी कभी, जैसे कथन और कारक होता है ना, कथन और कारक। जैसे मान लीजिए कथन में आपके आ जाए
मिसाइलों पर निर्भर रहना सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा कारक पूछ रहा है, कारक क्या है? कारक कथन का क्या है? सप्लीमेंट्री है, सही वास्तविक रूप में पॉजिटिव सप्लीमेंट्री है कि अगर भारत के पास इस तरह की मिसाइलें हैं ज्यादातर, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ठीक है ना। तो उसका ये क्या कह रहा है? कथन का कारक क्या कर रहा है? सप्लीमेंट्री, पूरक बन रहा है कि मतलब इस तरह की ही मिसाइलें रखना भारत के हित में नहीं होगा। तो मतलब किस तरह की रखना होगा? उनको क्रूज मिसाइल्स पे भी डिपेंडेंसी अपनी बनानी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। मतलब क्रूज मिसाइल्स के भी मैं आगे आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि क्रूज के भी क्या है। तो इनके प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ा सा लिखे आप लोग। जो दूसरा हमारा है क्रूज मिसाइल, CRUIC मिसाइल। यहाँ नहीं समझ आएगा स्पेलिंग वगैरह मत पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। क्रूज मिसाइल में पॉइंट्स बनाने के साथ आप लिखिएगा सतह के साथ चलती है। इस तरह की मिसाइलें सतह के साथ चलती हैं। कभी कभी आप लोगों ने ऐसे कोई धार्मिक धारावाहिक देखे हैं जिसमें किसी ने बाण मारा या कृष्ण ने अपने सुदर्शन को फेंका, तो सुदर्शन जहां जहां शत्रु भागेगा वहीं जाकर उसको गर्दन उसकी काट के ही जाएगा। तो उसी टाइप की आप समझिए कि क्रूज भी एक टाइप का उसी तरह से है कि मतलब टारगेट एक बार सेट कर दिया गया तो टारगेट क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को, उस टारगेट को पहचान के मिसाइल वहीं जाकर मार के ही आएगा। वो होता है कि उसकी एक रेंज में, परास के अंदर में जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि सतह के साथ ये मिसाइलें चलती हैं, काम करती हैं। दूसरा यह है कि यह रडार के, यह मिसाइल रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इन मिसाइल्स को रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। रडार को नहीं पकड़ पाता है इस तरह की मिसाइल को रडार पकड़ नहीं पाता। तीसरा जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मिसाइल दागो व भूल जाओ के सिद्धांत पे हिट एंड फॉरगेट, ठीक है ना। उसमें ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा दागो व भूल जाओ को हिट एंड फॉरगेट, दागो व भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। दागो व भूल जाओ के सिद्धांत पर, हिट एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, ये जो मिसाइल्स है भूमि के समानांतर, अगला नोट करें, यह मिसाइल भूमि के समांतर, पैरेलल, भूमि के पैरेलल और कम ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, कम ऊंचाई पर ही होती है, कम ऊंचाई पर ही होती है। इसके लिए मैदानी भाग होना आवश्यक है। इसके लिए अब मान लीजिए चाइना के ऊपर मारना, कहीं से मार दिया, कहीं आसपास से, चाइना के मतलब नेपाल के बॉर्डर से आसपास से, तो हिमालय से जाके टकरा जाएगा, मतलब कहीं नेपाल कोई खतरा हो जाएगा, नेपाल ही हो जाएगा, पता चल रहा है। तो इस तरह से उनके सामने कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो उस हिसाब से ही रखना है कि मैदानी भाग इनके लिए होना चाहिए। इसके लिए क्रूज मिसाइल्स के मैदानी भाग होना चाहिए। अधिकतर यह, अगला पॉइंट लिखे, अधिकतर यह सीमावर्ती होती है। अधिकतर यह सीमावर्ती होती है।
ठीक है ना। तो ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के कुछ अंतर हैं जिनको हम लोगों ने जाना है। अब इसमें एक चीज और लिखिए, मारक दूरी के आधार पर। अगला है मारक दूरी के आधार पर। मारक दूरी के आधार पर कुछ मिसाइल्स के प्रकार हैं। मारक दूरी के आधार पर कुछ मिसाइल्स के प्रकार हैं, जैसे मारक दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर मिसाइल क्या है? इनमें जो पहला बिंदु है, एक रणनीतिक आधार। नोट करें, आप लोग लिखे रणनीतिक आधार, बेस्ड ऑन टैक्टिकल या टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मीन्स रणनीति, इसको बोलते हैं टैक्टाइल मिसाइल। टैक्टाइल, बेस्ड ऑन टैक्टाइल या टैक्टाइल मिसाइल, आप लिखें रणनीतिक आधार। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है रणनीतिक आधार पे, तो ये मतलब जो उनकी स्ट्रेटजी होती है, किस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाना है, किस हिसाब से कहाँ मारना है, कि उनके जैसे मान लीजिए कि ऐसा हमें रणनीति अपनाना है कि भयादोहन भी हो, मतलब दूसरे के देश के ऊपर। कभी आपने सुना था अभी जल्दी हाल ही में कुछ ऐसी मिसाइल्स दाग दिया गया था जानबूझकर कि पाकिस्तान उससे बड़ा भयाक्रांत हो गया, डर गया था कि अरे भारत की ये तो आके यहाँ पे गिरी। तो उनको मतलब ये चीज एक टैक्टाइल टैक्टाइल रणनीति थी कि उनको एक डिटरेंस भयादोहन के आधार पे उनको लगे कि मतलब इस तरह की जो मिसाइलें गलती से आ सकती हैं, तो गलती से नहीं, जानबूझकर भी आ सकती है कभी, और सब साफ कर सकती है। तो इसके बाद है जो अगला पॉइंट है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रैकेट में लिखना चाहें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक। ये तो सर लंबी दूरी की है ना, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लंबी दूरी। ओ सॉरी, लघु दूरी भाई, लघु। लंबी की जगह पे लघु कराइए, लघु कर दीजिए, ठीक है ना। लंबी की जगह पे लघु कर दीजिए, लघु। लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। इसके बाद है मध्यम दूरी की, अगला पॉइंट है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लार्ज रेंज SRBM, लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। अच्छा, एक चीज और है, लंबी दूरी वाली हो गई है, तो इससे पहले मध्यम दूरी भी तो था भाई, मध्यम दूरी भी तो लिखना है। मध्यम दूरी में सर रहेगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बीच में इंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें मीडियम रेंज, मैं इसको क्लासिफाई कराऊंगा आप लोगों को, उसमें आप लोगों को देखने समझ में आएगा कि इस टाइप की है। क्या है? मीडियम रेंज, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आप सर बोले हैं मध्यम दूरी की। अच्छा बोले हैं, लेकिन इसको बता दिया, लेकिन सर लार्ज आ रहा है। इसके बाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर इसके बाद का जो बिंदु है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM उसको बोलते हैं। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से एशिया से मार दिया यूरोप, ये बात तो एशिया से, एशिया में ही नहीं, खाली पाकिस्तान चाइना में ही नहीं, एशिया से मार दिया यूरोप की तरफ, ये इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय। इसके बाद है वायुमंडल की परतें, आपको पता है 5 परतें कौन कौन सी हैं, कोई बताए? वायुमंडल की जो परतें हैं, 5 जो परतें हैं वो कौन कौन सी हैं? और वायुमंडल की परतों के बारे में भी ये मान के चलिए 2 नंबर तो फिक्स है, इसके बारे में 2 नंबर कुछ इस तरह से फिक्स है कि जो परतें हैं वायुमंडल की, वो 5 परतों के नाम, दूसरा कि कौन से परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कौन से परत में वायुयान चलते हैं, कौन से परत में ओजोन परतें होती हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट कर ले इसको भी, सूचना को भी। वायुमंडल की जो परतें होती हैं, क्षोभ मंडल सबसे जो निचली परत होती है, क्षोभ मंडल, इंग्लिश आप लोग इसका लिख लीजिएगा बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इंग्लिश नहीं वो करता है। ट्रोपोस्फियर, मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर, 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 उसी में लिख लीजिएगा, TROPOSPHER, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। इसके बाद है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, हिंदी में लिख लें, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और इसी के आगे लिखे आप लोग समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। आप इधर आ जाइए, यहाँ पे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आपसे, और आप इधर आ जाइए, बैठा लीजिए उनको, बगल में बुला लीजिए ना, हाँ सीमा से खड़ी हो जाइए, ठीक, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, कहीं से कोई गलती मत करिए आप लोग ना। इसके बाद इसमें आप लोग लिखे इसके सामने, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद है मध्य मंडल, तीसरा जो है परत वो क्या है? मध्य मंडल, ठीक है। इसको कहते हैं मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर। इसके बाद है आयन मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल भी इसी को बोलते हैं। इसको कहते हैं थर्मोस्फियर, 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 ताप मंडल या आयन मंडल इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है 5वां है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल सबसे 5वां या सबसे ऊपरी पर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर बोलते हैं, एक्सोस्फियर, ठीक है ना। मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल के सामने लिख लीजिएगा, मौसम संबंधित घटनाएं। और ये आप लोगों का थोड़ा सा होमवर्क भी है, इसके बारे में आप लोग स्रोत से, गूगल स्रोत से आप लोग इनके बारे में पूरा डिस्टेंस, कितने हाइट तक कौन कौन सी परतें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कम से कम 2 नंबर में किसी भी परीक्षा में ये पूछ ही दिया जाता है, 1 से 2 नंबर में, ठीक है ना। वायुयान, वायुयान चलता है आपका, बताइए भाई, कोई बताइए कौन सा चलता है इसमें? है आई थिंक समताप में ही, ठीक है ना, इसमें ओजोन परत उसी में समताप, ठीक है ना। और जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में, और ठीक है, बस यही। और सर उसमें जो सैटेलाइट्स कहाँ किए जाते हैं स्थापित? बहिर्मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। आयन मंडल में और इसके बाद जो है आप लोगों का
जो मुख्य वह है देखिए, आप लोगों के लिए हम भी बड़ी मेहनत करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी नई तरीके से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए कहाँ से क्या क्या चीज़ें ढूंढ कर लाए जो आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताएं जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लीजिए, क्रूज मिसाइल को हमने जान ही लिया क्रूज के बारे में और बैलिस्टिक मिसाइल को जान लिया। क्रूज मिसाइल के कुछ चीज़ें और देख लीजिए। अच्छा, हमने कुछ बात किया था प्रणोदक प्रोपल्सन सिस्टम, कल बात किया था प्रोपल्सन के बारे में, प्रोपल्सन सिस्टम, या फिर आगे हम इसके बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने बात किया था वार हेड, ध्यान रखिए आप लोग, प्रोपल्सन और वार हेड ये क्या चीज़ है, लाइट कीजिए दिखाई दे रहा है। प्रोपल्सन और वार हेड खोल दीजिए, इधर का भी खोलना पड़ेगा, उधर सर दिखाई दे रहा है, सब बंद है। मोबाइल प्रणोदक और वार हेड, जैसे इस प्रकार का मिसाइल, तो प्रणोदक जो है होते हैं, प्रणोदक या प्रोपल्सन। जैसे पूछ लेगा कि वार हेड किसी मिसाइल के किस स्थान पर होता है, मध्य में, पीछे पीछे की तरफ, पृष्ठभाग की तरफ, अग्रभाग की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो ये है वार हेड, वार हेड और प्रोपल्सन, प्रणोदक क्या चीज है, किसी मिसाइल का प्रणोदक वह चीज है जो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे विस्फोटक जिसमें भरे होते हैं। आपको ऐसे डायग्राम बना के लिखिए मिसाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मिसाइल का ढांचा कुछ भी, मिसाइल, अरे भाई ये भी बना लीजिएगा जब कहेंगे तो इस तरह नहीं, थोड़ा सा सफल है, ठीक है। मिसाइल का ढांचा या स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपल्सन और वार हेड। नहीं, ध्यान फिर से देखिए, एक चीज गलती यहाँ हुई है, प्रणोदक जो प्रोपल्सन होता है उसको जो गति देने के लिए इंजन वगैरह उसके वो सारी चीजें लगी रहती, सिस्टम जो उसको मूवमेंट की दिशा में उसको आगे की तरफ भेजता है, वो क्या है, प्रोपल्सन सिस्टम। और जो वारहेड है, वारहेड जो आगे कुटिका जो चीज होता है उसी में क्या भरा होता है, जितने भी विस्फोटक चीजें, इसके जो जितने विस्फोटक चीजें भरी होती है वो वारहेड में होती है। आप लोगों ने बंदूक की गोली देखा है, जिसमें इसी तरह से होता है, जैसे लगभग एक पार्कर है, तो आगे से जो बंदूक की गोली का जो आगे वाला हिस्सा होता है लगभग, और पीछे वाली चीजों में जो मुख्य जो होता है यही होता है आगे वाला ही हिस्सा, वही क्या होता है, इस पूरे बैलिस्टिक से, पूरे हिस्से से खोखा जिसको बोलते हैं, खोखा, वो खोखा जो होता है वो उसमें बहुत सारी चीजें, प्रणोदक चीजें भरी रहती हैं जो उसको गति प्रदान करती है। लेकिन वास्तव में ये जो होता है ना वारहेड, ये उसी, आप लोग सोचते हो, कभी सोचा ही नहीं आप लोगों ने कि बंदूक की जो गोली होती है, खोखा तो यही गिर गया, तो आखिर गया क्या, आगे नुकीला भाग, वही आगे वाला जो वारहेड उसका होता है वही गया और वही जाके वही हिट, ठीक है ना। तो ये वारहेड होती है, ये जाके वहां पे टारगेट पे हिट होती है और शरीर में से किसी को गोली लगते समय शरीर के अंदर जाके वही घुस जाता है, तो वही वारहेड होता है। और प्रणोदक जो उसको गति प्रदान करे, वो सारे जो मैकेनिज्म जो उसके हैं, जो उसको इसको मिसाइल को या बंदूक की गोली को भी आप ले लो, इसको गति प्रदान करे, ठीक है ना। तो ये है, थोड़ा सा हमें बताते रहिएगा भाई, नहीं तो फिर हाँ। प्रणोदक में आप लोग एक चीज और लिख लीजिएगा, प्रणोदक में ईंधन प्लस आक्सीकारक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रणोदक में ईंधन प्लस आक्सीकारक, आक्सीकारक एजेंट, आक्सीकारक, आक्सीकारक भरे हुए, ठीक है ना। और जो इसकी
जो की बॉडी होती है पूरी पीछे, ये पूरी स्टील की बॉडी है, जैसे भी हो तो उसकी पूरी बॉडी है ऑक्सीकारक मिश्रण जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हो, या जो बहुत सारी चीजें जो उसमें होते हैं एक प्रकार से विस्फोटक के रूप में उसको ऊर्जा देने वाले, ठीक है ना, वो सारी चीजें ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। इसके बाद है वारहेड, हमने बता दिया था ना, वारहेड भी दो प्रकार का होता है, एक नोट कर लें वारहेड के, एक कन्वेंशनल और एक स्ट्रेटजिक। कन्वेंशनल वारहेड के अंतर्गत लिखिए पहला पॉइंट, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक, कन्वेंशनल और स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रैटेजिक उसको लिख सकते हैं, स्ट्रेटजिक को स्ट्रेटजिक, STRATEGIC, स्ट्रेटजिक, ठीक है ना। और वारहेड में जो सामान्य जो विस्फोटक होते हैं, देखिए आप लोग, वारहेड में सामान्य विस्फोटक के रूप में कन्वेंशनल में होता है परंपरागत, ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें उसको लिख लीजिएगा परंपरागत, परंपरागत और स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक, ठीक है ना, परंपरागत और स्ट्रैटेजिकल, स्ट्रैटेजिकल। ये जो है विस्फोटक जो होते हैं वारहेड में, ये परंपरागत का फिर से बनाइए, परंपरागत के आगे लिखिए, देखिए परंपरागत में लिखिए जो वारहेड होता है, ये वारहेड में सामान्य विस्फोटक होते हैं, इसके लिखिए आगे सामान्य विस्फोटक, किस वाले में, परंपरागत वाले में, कन्वेंशनल में, परंपरागत में सामान्य विस्फोटक होते हैं। लेकिन रणनीतिक में, स्ट्रेटेजिकल में रेडियो एक्टिव परमाणु विस्फोट होते हैं, ठीक है ना, वारहेड में, इसमें रेडियो एक्टिव परमाणु विस्फोट होते हैं स्ट्रेटेजिकल में, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव परमाणु विस्फोट होते हैं। और अगली लाइन से लिख लीजिएगा, इसी प्रकार से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, इसी प्रकार से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में स्थान के आधार पर, स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार वारहेड होते हैं, स्थान के अनुसार। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को थोड़ा सा धमकी देना है, ऐसे नॉर्मली तो क्या किया जाएगा, सामान्य विस्फोटक भरे जाएंगे, जिससे वहां पे थोड़ा गिरे, भड़ा कुछ हो तो थोड़ा सा उनको डर रहे। अब लेकिन रेडियो एक्टिव जो स्ट्रेटेजिकल अगर भर के फेंक दिया जाएगा तो वहां के क्या होंगे लोग, लू लगने और रेडियो एक्टिव किरणों का उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना। तो स्ट्रेटेजिकल जो मिसाइल होते हैं इस तरह से बहुत कम से कम प्रयोग किए जाते हैं। अभी आप लोगों ने बहुत पहले 1945 में क्या देखा, नागासाकी और हिरोशिमा में क्या था, उसमें रेडियो एक्टिव टाइप के भरे गए थे पदार्थ। इसमें आज क्या है, दोनों ही जगहों पे लूले, लंगड़े, अपंग और जो बच्चों पे, मतलब इस पे आप समझ लीजिए कि वहां पे जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी बड़ा असर पड़ा है, प्रजनन क्षमता वंशानुगत के उसमें भी बड़ा असर पड़ा है। जो बच्चे वहां पे पैदा हो रहे हैं या जो लोग वहां पे है उनके ऊपर रेडियो एक्टिव विकिरणों का बड़ा ज्यादा घातक प्रभाव पड़ रहा है। ये है क्या, किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव उनके तत्वों की वजह से, ठीक है ना, जो उसमें भरे गए। इसके बाद आप लोग लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूज मिसाइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ, ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है ना, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूज मिसाइल लिख लें। और किसके आधार पे क्रूज मिसाइल का जो क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर क्लासिफिकेशन है क्रूज मिसाइल का। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का वेग कितना है भाई, कोई बताएगा? प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नोट करें आप लोग, ठीक है ना। प्रकाश का वेग इस तरह से है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसी को किलोमीटर में जब हम देखेंगे तब 60 से भाग दे देंगे। किलोमीटर में देखने पे ये क्या होगा, 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। कुछ डाउट है क्या? नहीं अरे भाई किलोमीटर में क्या होगा, घट जाएगा 60 × 1000 से भाग देंगे सर। हाँ, ठीक है। देश का कोई मिसाइल निकला है, देश में कोई मिसाइल निकला है, क्या चीज? देश का कोई मिसाइल निकला है, आवाज बहुत गूंज रही है सर देश का कोई मिसाइल निकला है। इतनी, देखिए अभी आगे देखिए बहुत तरह तरह की मिसाइल है भाई, लेकिन इतना नहीं है, इतनी तेजी से स्पीड में कहाँ हो। तो आप सोचिए कि मतलब बस आके झपकते ही अगर पहुंच जाए अगले तो फिर मतलब धरती का अंत ही है मान के चलिए। अगर इतनी तेज मिसाइल कहीं बन ही जाए तो आप समझिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब सोचिए कि इस ग्रह से हमारा पृथ्वी ग्रह से दूसरे ग्रह पे चला गया इतनी तेज नहीं बना भैया। तो ध्वनि को किसमें मापते हैं, मैक में, ध्वनि को मैप में। अभी तो हम लोग प्रकाश से देख रहे थे, ध्वनि के अगर मामले में देखते हैं तो 1 मैक बराबर, लिखे ध्वनि को अगर मापते हैं, ध्वनि को मापने में ऐसा करके लिखिएगा, ध्वनि को मापने में 1 मैक बराबर 1 मैक 1 मैक, ध्वनि के मामले में 1 मैक बराबर 1195 किलोमीटर पर आवर, 1195 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ध्वनि को किसमें मापते हैं, मैक में है। हाँ मापते हैं, लेकिन यहाँ स्पीड की बात अगर की जाए और किसके लिए, विशेष रूप से मिसाइल्स के, ठीक है, मिसाइल्स के लिए, तो मिसाइल्स की जो स्पीड है किसमें मापते हैं, मैक में। मैक बराबर होता है, लिख लें, मैक बराबर वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति, वस्तु की गति, मैक बराबर वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति, ठीक है ना। इसी से मैक निकाला गया है इसका जो मिसाइल का जो निकाला गया है, जिसमें ध्वनि को नापते हैं वो तो अलग मैटर है, लेकिन मिसाइल के मामले में अगर देखा जाए तो इसको मैक में नापते हैं, ठीक है। और मैक में कैसे नापते हैं, जो वस्तु की गति है, वो मिसाइल की जो गति है और जो ध्वनि की जो गति है, दोनों को क्या करते हैं, मिसाइल की गति से डिवाइड कर देते हैं ध्वनि की गति, तो निकल जाता है मैक, ठीक है। तो 1195 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज
मिसाइल। अब हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे कि कौन कौन सी मिसाइलें कितने गति से आगे की तरफ बढ़ती है, स्पीड में कितनी होती हैं। तो थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लिख दे क्या है? लिख देते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब आप लोग बहुत विशेष रूप से पढ़िए और ध्यान से देखिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इसकी गति कितनी होती है भाई? सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है इसकी गति होती है 1 मैक से कम। 1 मैक से कम मतलब ये समझिए आप 1195 किलोमीटर से कम होती है। 1195 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। मतलब कितनी? लगभग 0.9 या 0.8 कुछ इस तरह से। क्या बहुत स्लो चलती है? स्लो मतलब आप समझे कि 1 घंटे में सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो 1 घंटे में मुश्किल से 900 या 1000 मीटर ही वो क्या करेंगे? किलोमीटर इतना ही प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना? ब्रैकेट में आपको लिख लीजिएगा 0.9 1 मैक मतलब से कम मतलब 0.9 0.8 कुछ इस तरह की चीजें। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। और ये किसकी है? जैसे ब्रह्मोस मिसाइल से आप लिख लीजिएगा। जैसे जब आप इसको लिखेंगे इस तरह की चीजें बना के ब्रह्मोस मैंने बताया था ना, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पर संयुक्त रूप से रूस और भारत का संयुक्त उपक्रम है जिसको ब्रह्मोस दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल। और इसमें इसके बाद है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक एक तो हो गया ना जी सर। सबसोनिक सॉरी ये सबसोनिक है भैया, आपको देखिए गलती हो गई। सबसोनिक है। सबसोनिक उसके बाद सुपरसोनिक आपको ध्यान से दिलाते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल पुराने से ध्यान दिलाइएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1 मैक से 3 मैक है। पहला सबसोनिक है भाई, सही कर लीजिएगा। सबसोनिक पहला है, बाद वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1 मैक से 3 मैक है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 मैक में कितना होता है? 1195 किलोमीटर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से होता है 1 मैक। और 3 अगर मैक तक हो जाता है तो जब उसका 3 गुना मतलब 11 या 35 और लगभग 35 के आसपास, जो 3500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। उसके बाद है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक के बाद है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब आप समझे 5 मैक से ज्यादा है और भारत ने हाइपरसोनिक टाइप की भी मिसाइल बना लिए हैं 5 मैक से ज्यादा। ठीक है ना? और भारत जो है 5 मैक से ज्यादा, और इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो परीक्षण एक तरह का है, वो कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान के तट पर इसका भारत या ये कर ही रहा है। और आप समझ लें कि हाइपरसोनिक टाइप की जो मिसाइल्स हैं, कोई मिसाइल्स हैं, ये चीन ने इसमें उपलब्धि हासिल कर लिया है पहले से। भारत अभी इस मामले में पीछे है चीन से। हाँ, नोट कर ले आप लोग स्पेशल नोट्स में कि चीन इसको प्राप्त कर चुका है, इस तरह की हाइपरसोनिक। ठीक है ना? हाइपरसोनिक जो है वो प्राप्त कर। देर तो नहीं हो रहा, ओवर करें या कुछ
देर और चलते रहें, या ऊपर कर दें? बताइए बताइए, हैं? थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, नहीं हाँ सर, नहीं, तो चलते रहे थोड़ी देर और। चलिए 5 मिनट और चलिए। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ज़्यादा हो सकता है। चलिए, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, और ये किसपे बेस्ड है? रेंज के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें है रेंज के आधार पर। परास, इसको आप परास भी बोल सकते हैं, परास रेंज के हिसाब से। इसमें लिख लीजिएगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आपने SRBM लिखा था ना पहले, हाँ, SRBM जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसी सामने लिख लीजिएगा SRBM, SRBM। फिर से लिखना पड़ेगा, लिखने का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम। जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, ये क्या होते हैं? 1000 किलोमीटर से कम होते हैं। बढ़िया से टेबल बना के उसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अभी आगे भी आप लोगों से टेस्ट होगा। इसके बाद है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद का पॉइंट है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM इसको बोलते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है? 1000 से ज्यादा और 3000 किलोमीटर से कम, इस तरह के मिसाइल होते हैं जो इतनी दूरी तक दागे जा सकते हैं, ठीक है ना? 1000 से MRBM, 1000 से ज्यादा, 1000 किलोमीटर ज्यादा, और 3000 किलोमीटर से कम। आप लोगों ने PCS दे दिया था? नहीं, इस बार दे रहे हैं? अच्छा, ये चलिए चलते रहिए। जितना समय है, अभी आप लोगों ने शुरुआत अच्छा कर दिया है। अभी अंडर ग्रेजुएट है आप लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। थर्ड है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं। 3000 से 5500 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक की इसकी दूरी होती है, मारक क्षमता इसकी इतनी है। इसके बाद चौथा जो है आपने जो लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। ये क्या है? 5500 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी मारक दूरी होती है। 5500 किलोमीटर से ज्यादा की मारक दूरी होती है। ICBM की उम्मीद है आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे ठीक से और तैयार करेंगे इसको, और जितना ही आप